और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे देश की पहचान भी हजारों साल से कृषि प्रधान देश के नाते रही है। ऐसे में इस खेती किसानी के सबसे महत्व के विषय को आज के समय में और ज्यादा समसामयिक है। जब हम अपनी खेती की तरफ देखते हैं, खेती के अंदर की अलग अलग प्रकार की उन्नति की तरफ देखते हैं, भविष्य की तरफ देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि थोड़ी देर संवाद करना चाहिए, थोड़ा आनंद आना चाहिए। मुझे भी इस बात की प्रसन्नता है कि मैं कॉलेज में रहा, चुनाव लड़ा, बाद में रहा, आज भी सबसे ज्यादा मजा आता तो खेत पे जाने का आनंद आता, इससे अच्छा कोई आनंद नहीं। अपनी परमात्मा के साथ एक तरह से वो एकाकी मन के भाव से खेतों की लहराती फसल, उसका अपना कण कण जो आनंद देता है, उसकी मस्ती भी है, उसका आनंद भी है। तो मुझे लगा कि जब मैंने आपकी तरफ से विनम्रता से एक धृष्टता करूंगा कि मैंने भी बीएससी की, और बीएससी करने के बाद मेरे मन में सोचता था कि भाई बीएससी किया, मैं खेती किसानी वाले परिवार से आता हूँ, पशुपालन हमारे घर में होता है, लेकिन बीएससी एग्रीकल्चर उज्जैन में नहीं था। अब बड़ा अटपटा भी लगता था कि ये क्या हुआ। जब सरकार बनी उसके पहले जब मैं शिक्षा मंत्री बना तो विक्रम विश्वविद्यालय सहित हमने सारे सरकारी विश्वविद्यालय में भी कृषि संकाय खोल करके ये एग्रीकल्चर के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बताने का प्रयास किया कि हमारे बच्चे खेती किसानी के लेकर के ये जो अंदर का भाव है, ये बात सही है कि उसके और मापदंड, उस पर और उन्नति होना चाहिए, वो सब भी होना चाहिए, लेकिन प्राइवेट विश्वविद्यालय वाले तो बीएससी एग्रीकल्चर कराते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के नहीं कराते थे। यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने शिक्षा नीति 2020 लागू की, जिसके माध्यम से हमारे विश्वविद्यालय में वो समग्र रूप से विषय जोड़ने की उनने छूट दी, उसका परिणाम भी निकला। तो आज मैं आपसे ऐसे ही अपने परिवार के एक भाई के नाते से बात, लेकिन मैं व्यवहारिक रूप से खेती के अंदर जुड़ने वाला छोटा एक किसान परिवार का व्यक्ति जरूर हूं, ताकि उसका अंदर का आनंद मुझे मालूम, उस पे से हम अपनी बाकी चीजों के साथ बात का ये संवाद चलाना चाहेंगे। तो कहाँ से चालू करेंगे प्रवीण जी? आप में से मन में बात आती हो, कोई बात पूछना हो तो आप थोड़ा सा मेरे से अपन बात कर सकते हैं। थोड़ा मुख्यमंत्री जी नमस्कार। नमस्कार। मैं हितेशी व्यास, राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय की छात्रा हूँ जी। आपने खुद खेती की है, खेतों में हल चलाए हैं, तो आपको आपके बचपन के दिन याद आते होंगे, और जब आप खेती करते हैं तो आपके मन में क्या विचार आते हैं? बेटी व्यास जी, बेटी के लिए जोरदार ताली बजा, हमारी छोटी बहन के लिए जिन्होंने एक अच्छा विषय निकाला। आपके ऐसे बोलते में अपने वो स्कूल के जीवन के साथ खेती की तरफ पहुंच गया, एकदम जहां पहुंचाना चाहिए था। वो दौर ऐसा था, बैठो आप आराम से। मेरी उज्जैन में नदी के किनारे खेती थी, और खेती में मुझे लगा कि ये जहां हम खेती कर रहे तो पुल भी नहीं था आने जाने के लिए, तो बैल वगैरह भी ले जाना पड़ते, गाय भैंस ले जाना पड़ती, तो बैल भी नदी में डाल दो, अपन भी तीरते हुए कपड़े ऊपर ले लो, हाथ बदन सूख जाए, कपड़े पहन लो, खेत में पहुंच गए। और खेत वो दौर ऐसा था, बड़ा कठिन दौर भी था, तो बिजली के ठिकाने नहीं थे, खेती के लिए सिंचाई का समय का कोई सिंचाई के संसाधन बाद में मिलते नहीं थे, तो जो हमारी बरसात की खेती होती थी वो बरसात की खेती से ही काम चलता था। थोड़ा मैं और पढ़ा, जब मैं कॉलेज में आया तो जरूर हमने कहा एक काम करें, नदी से पानी ले लें, लेकिन जहाँ नदी शहर के पास में लगी हुई थी तो बताया कि ये पीने का पानी है। अब हमको तो बहुत दिन तक हमारे और घर वालों को समझ में नहीं आया कि नदी हमारे खेत के किनारे, प्यासे, लेकिन सरकार पानी नहीं दे रही, कारण क्या? बोले नहीं, ये पानी पीने का है शहर वालों के लिए। मेरे पिताजी भी किसान, उनने बहुत दिन से कहा कि हम तो पहले चड़स चलती थी बैलों से, तो बोले हम खेती कर लेते थे पानी से, लेकिन अब ये नई जमाने का नया समय भाई, तो कुआं बनवाया, कुआं बनवा करके उससे खेती करने के बाद थोड़ा सा
सिंचित रकबा चालू किया। ये बात सही है कि अगर उस दौर के समय की याद करें तो ये अपने लिए आज के दौर में ये समसामयिक होगा। मैं आपसे बात इसलिए कर रहा हूं, अभी आज की दशा में मैं केवल ये बताना चाहूंगा कि 2002-03 तक जो सरकार के माध्यम से सिंचित रकबा मध्य प्रदेश में सब मिलाकर हुआ वो केवल 7.5 लाख हेक्टेयर था। मध्य प्रदेश कब बना? 1956 में। और 2002-03 तक खेती का रकबा था पूरे प्रदेश का मिलाकर 7.5 लाख हेक्टेयर का। जब अपनी सरकार बनी हमारी तब था 1,44,000 और आज है 1,67,000 हेक्टेयर का। यह अपना वर्तमान का समय है। जरा ताली बजा करके इस बात का एहसास कर सकता। ये 55 साल में केवल 7.5 लाख हेक्टेयर और आज लगभग 20-22 साल में 1,67,000। और एक बात और बता रहा हूं, ये 5 साल में 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाएंगे। 100 लाख हेक्टेयर तक पूरे राज्य के अंदर सिंचाई का रकबा। तो वो जो खेती के दिन से आपने जब सूखी खेती, फिर सिंचित खेती और खेती में सरकार के योगदान के कारण से पीने के पानी के अभाव में पहले पीने का पानी शहर वालों को मिलेगा, किसान को नहीं मिलेगा। लेकिन अब हमारा प्रयास है हर गांव के खेत तक पानी सिंचाई का पहुंच जाए। ये प्रबंधन सरकार के माध्यम से करना। मुझे लगता है कि मैंने प्रयास किया दोनों बात जोड़ने का। आपकी बात के साथ मेरी खेती के दिन भी याद दिला दिए और आपके साथ चर्चा करके मुझे इस बात की थोड़ी सी वो दिन की याद भी आ गई जब हम अपनी सिंचाई के लिए कुआं बनाने गए। कुएं में मोटर लगाना, उसकी कनेक्शन कराना, इतनी आफत थी, बाप रे बाप। कहाँ से बिजली घर वाले साइकिल से चक्कर लगा लगा के परेशान। तार आपके खुद के खींच के लाओ, क्योंकि वो हर एक कुएं पे तार नहीं देते थे। तो कुएं में जितना खर्चा नहीं आया उससे ज्यादा बिजली के तार में पैसा लग रहा था। पिताजी पहले बार तो नाराज ही हो गए कि कहाँ चक्कर में पड़ा यार, रहने दे, तो बरसात की खेती कर लेंगे। हमने कहा नहीं यार, जब कुआं आ गया, पानी आ गया, जरा करें इसमें अच्छे से। लेकिन ये वाकई बहुत कठिनाई का दौर था। मैं किसी को दोष नहीं देता हूँ, ये मान के चले कि वो खराब समय था। लेकिन आज मोदी जी का समय, जोरदार ताली बजाओ हमारे सब बच्चों के लिए। बड़े पैमाने पर संभावना मिल रही। बैठे बेटा। और किसी को? छोटे साहब पटेल, बनखेड़ी और कृषि के कटोरे, जिला नर्मदापुर से आया हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज बहुत से युवा खेती में कैरियर नहीं मानते। यदि कोई युवा आपसे पूछे कि मैं मुख्यमंत्री जी मैं खेती में क्यों आऊं, तो आपका जवाब क्या होगा? देखिए, मेरे से अगर कोई कहेगा कि वो खेती में क्यों हूं तो मैं तो स्वागत करूंगा। ये बात सही है। जैसे आप बैठो, अभी में से आप में से ही मैं पूछता हूं, हम में से खेती किसानी वाले परिवार से कितने लोग आए? हाथ कर दो। करीब करीब सबने उठा दिए, कुछ ही बचे। अच्छा चलो नीचे रखो। अब आप में से किसान कौन बनना चाहते हैं? हाथ खड़े करो जो किसान बनना चाहते हैं। अब एक को माइक दे दो, ये किसान क्यों बनना चाहते हैं भैया, इनको दे दो। इधर इधर बनना चाहते हैं। सर मैं किसान इसलिए बनना चाहता एक्चुअली सर, अभी जो खेती हो रही ना वो एक्चुअली जैविक खेती नहीं हो रही है। और जैविक खेती के लिए मैं किसानी करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो खाने में आ रहा है ना उससे बहुत सारी बीमारी भी हो रही हैं। बहुत अच्छा, इनके लिए ताली बजाओ। इनने प्राकृतिक नेचुरल के साथ जैविक खेती की बात। अब सही बात कर ले। चलो आप भी माइक आ गया तो बोल ही लो, क्या कह रहा है सर? जैसा कि मैंने पीएचडी की है एग्रीकल्चर में। अभी मैं मानसरोवर ग्लोबल विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हूँ। तो हम लोगों को अगर ये अवसर मिलता है कि हम लोग अगर कृषि क्षेत्र में आए एज अ किसान, जैसा कि आपने कहा, तो हम लोगों के आने से एक तो जो युवा वर्ग है उसमें एक अलग ही मैसेज जाएगा कि नहीं, पढ़ के भी जो है। ये प्रोफेसर भी खेती करते हैं। जी, ताली बजाओ सर के लिए, सबसे अच्छी बात है।
आप करते हैं खेती भी? जी सर। कहाँ है खेती? सर हमारी खेती यूपी में अयोध्या में है, मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ। अरे वाह, बोलो प्रभु जय श्री राम। जय श्री राम। तो सर वहाँ पर हम लोगों की खेती है और किसानों में एक चीज जो है, जो वर्षों से चली आ रही है परंपरा, कि अगर कोई भी नवाचार कर रहा है तो एक को देख के फिर धीरे धीरे वो बेल्ट ही, वो चाहे जैविक के लिए नवाचार हो या किसी पर्टिकुलर क्रॉप का हो। जैसे अगर एक किसान ने गन्ने का उत्पादन शुरू किया तो देखते देखते वो पूरा जनपद गन्ना उत्पादन में बहुलता का जनपद बन जाता है। तो इस तरह से अगर पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे जो कृषि के युवा हैं, उनका आह्वान हो, वो अगर कृषि में आए तो बिल्कुल दिशा और दशा दोनों बदली जा सकती है। बहुत अच्छा, जरा जोरदार ताली बजा के बताया सर के लिए। मैं तो आपका यही प्रशंसा कर रहा हूँ कि अपने लिए भी कहता हूँ, मैं भले मुख्यमंत्री बना हूँ, मुख्यमंत्री था तब तक टूरिज्म चेयरमैन, यूडीए चेयरमैन या विधायक था, मैं अपने खेत पे जरूर जाता था। अभी भी कोशिश करता हूँ, अपने खेत में नहीं, अपने राज्य के किसी भी किसान के साथ। अभी मैं बैतूल जिले में गया था तो धान बोने का समय था। सुबह सुबह जहाँ मैं रेस्ट हाउस में रुका हुआ था, ऐसे ही लगा कि बारिश होने वाली और ये बोनी का सीजन है। तो हमने सामने पूछा कि ये कहाँ हो रही बोनी? बेल से। तो उन्होंने कहा वो एक दूर जगह है। तो हमने कहा जरा वहाँ चलते हैं। तो वहाँ जाकर के धान बोने का, धान का मेरा अनुभव पहली बार का था, लेकिन धान बोने का इतना आनंद आया, क्योंकि हमारे यहाँ तो गेहूं, चना या बाकी सोयाबीन वगैरह होती, लेकिन धान के अंदर, पानी के अंदर जाकर के और धान लगाना बड़ा मजा आता है। लेकिन ये बात सही कि हमारे किसान अपने अपने ढंग से खेती करते हैं, उसका मजा अलग है। अब हम पूछ लें? माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं ऋषिका जैन मानसरोवर कॉलेज से बीएमएस की छात्र हूँ। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि किसान बेटी के लिए जोरदार ताली बजा। हम तो पूछते रहेगा और बेटी का क्वेश्चन आ गया। ये है आधुनिक समय, अवसर ऐसे ही निकालना पड़ता, समय प्रतीक्षा नहीं करता है ना। क्या नाम? ऋषिका जैन। ऋषिता, बहुत अच्छा, बताएं। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि किसान दिन रात मेहनत करता है, लेकिन उसकी असली चुनौती आमदनी और सही दाम। ने बहुत अच्छा प्रश्न किया। खेती किसानी में फसल की कीमत, ये भी एक बड़ा काम है, और फसल की कीमत के लिए हमको केवल खेती किसानी की फसल पे निर्भर नहीं रहना पड़ता है। खेती किसानी की फसल का एमएसपी पे दाम मिले। माननीय मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ, जिन्होंने लगातार प्रयास किया। आपको जानकारी है अभी गेहूं क्या भाव खरीदा अपन ने? कौन बताएगा? क्या भाव खरीदा है? 2625। और एमएसपी में क्या भाव था गेहूं? सरकारी खरीद का न्यूनतम मूल्य क्या था? 2585। कितना? और अपन ने भाव क्या दिलाया? उसके पहले क्या भाव था मालूम है? 2375। तो 2375 में हमने भाव दिया, बोनस लगाया उसमें 175 रुपए का। तो ये हमारा गेहूं हो गया हमारे पास 25 रुपए का। उसके पहले जब हमारी सरकार बनी तब सरकारी दाम था 2250। कितना था? और 2250 में 150 रुपए कुंटल हमने बोनस दिया, तो 2400 रुपए खरीदा। हमारे कुल तीसरा साल आया। हर बार हम एमएसपी पे तो खरीदते ही है, लेकिन एमएसपी पे बोनस अलग से देते हैं। इसलिए पूरे देश में सबसे ज्यादा गेहूं किसी ने खरीदा तो मध्य प्रदेश सरकार ने खरीदा। हमें इस बात की प्रसन्नता। और धीरे धीरे करके केवल ये नहीं, सोयाबीन में भी भावांतर दिया। भावांतर अर्थात आप मंडी में बेचाओ जो बेचना, लेकिन बीच का जो गैप का अंतर है एमएसपी का, वो आपके खाते में हमने डलवाया। पूरे देश में एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश था जिसने भावांतर योजना लागू करने का काम किया। लेकिन जो बेटी ने पूछा, केवल बेटा फसल नहीं, किसान की आमदनी और काय से होती है। किसान की आमदनी अगर वो पशुपालन करता है तो दूध से भी होती है।
अगर वो और दूसरा बकरी पालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन अपने लिए अलग से कुछ न कुछ, आजकल तो शहद के आधार पर भी फसल में, आप तो एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर वाले विद्यार्थी हैं, आप सभी बहुफसली बात भी करते हैं कि हमारे पास लागत कम हो और फसल अच्छे से हो जाए, तो बहुफसली भी लगाते हैं ना सिस्टम से। तो बेटी ने अच्छा प्रश्न किया, इसके लिए जोरदार ताली बजाओ, बहुत अच्छी। बैठो बैठो। अब कौन बोल रहा है, जरा माइक देना। नमस्ते सर, मेरा नाम शिवांकुर गुप्ता है। जी। मेरा एक स्टार्टअप है ट्रैक्टर ज्ञान, जिसमें हम किसानों को जो खेती जैसे ट्रैक्टर्स होते हैं, मशीनरी होती है, उनकी पूरी जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसका स्टार्टअप है आपका? बिल्कुल सर, 10 साल हो चुके हैं इसको। अरे जोरदार ताली बजाओ यार। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम शिवांकुर गुप्ता है। शिवांकुर गुप्ता। हाँ जी। तो आप ट्रैक्टर ज्ञान। नहीं, ट्रैक्टर ज्ञान तो समझ में आ गया। हाँ जी। ये संज्ञान कहाँ से आया आपको, मैं पूछ रहा हूँ। सर मेरे पिताजी जो है वो ट्रैक्टर डीलर थे सन 1998 से। अब आ गया ध्यान। हाँ जी। मतलब तो, परिवार में ट्रैक्टर का व्यवसाय। हाँ जी। तो सर मैंने जो है SGS इंदौर से अपनी पढ़ाई पूरी की, और उसके बाद जो है वो। आप कैसे करते हो, क्या करते हो उसमें? सर इसमें tractorgyan.com हमारी वेबसाइट है। इस पे कोई भी किसान जो नया ट्रैक्टर लेना चाहता है या फार्म मशीनरी लेना चाहता है, तो वो सर्च करता है कि मुझे कौन सा ट्रैक्टर लेना चाहिए। तो जब वो हमारी वेबसाइट पे आता है तो ट्रैक्टर के स्पेसिफिकेशन के कितना HP है, कितना CC है, कितना सिलेंडर है, ऐसे वो पूरी जानकारी मिलती है हर कंपनी के ट्रैक्टर की। और फिर वो तुलना भी कर सकता है, अगर उसको 2 ट्रैक्टर में कंफ्यूजन है कि उसे कौन सा लेना चाहिए, तो वो आपस में तुलना भी कर सकता है उसकी। तो इस तरह के सर जो स्टार्टअप है वो कार इंडस्ट्री में, बाइक इंडस्ट्री में बहुत पहले से, पर ट्रैक्टर में कोई नहीं कर रहा था। तो यार आपका अच्छा मन गया, जोरदार ताली बजाओ गुप्ता जी के लिए भी। आपके लोगों ने लाभ लिया इस स्टार्टअप का? सर बिल्कुल। अगर मैं जो अभी फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हुआ है उसके नंबर्स की बात करूं तो 78 करोड़ से ज्यादा हमारे इंप्रेशन थे। हमारा सोशल मीडिया पे सर 14 लाख से ज्यादा फॉलोअर हैं, और लगभग पिछले साल के राज्य में कि देश भर में? पूरे देश भर के किसानों को हम केटर करते हैं सर। हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो अभी 2 भाषाओं में है, इंग्लिश और हिंदी। हम इसमें जल्द बहुत सारी नई नई भाषाएं भी जोड़ रहे हैं। और मेरा सर आपसे सवाल था, जैसे आपने बताया कि आपका खेती का जो। हाँ जी सर, कुछ पूछ रहे हैं आप? नहीं, मैं तो ये सोच सोच के परेशान हूँ कि देखो खेती के अंदर अभी कृषि यंत्रों की बात हो। हाँ जी। ट्रैक्टर की एजेंसी आपके पिताजी की थी। हाँ जी। और आपने उसके अंदर से ट्रैक्टर खरीदने के लिए भी एक अवसर देने के लिए बिल्कुल उसमें मदद का प्लान बनाया। हाँ जी। तो ये हमारे उस विषय के अंदर जाने की जितनी गहराई से जाएंगे, यही तो किसानों का भला होगा। जोरदार ताली बजाओ आपके इस अच्छे भाव के लिए। थैंक यू सो मच सर। क्योंकि आम तौर पर बुरा के इससे कम से कम ये एक फायदा होगा। हाँ जी। कि जितनी जरूरत है और उस जरूरत के आधार पर हमारी जितनी क्षमता है, हमको कितना काम पड़ रहा है, हाँ जी। ये सोचने का मौका दे रहे हैं। अच्छी बात है। तो सर इसके पीछे का भाव यही था स्टार्ट करने का। इसके पीछे भी एक बहुत रोचक कहानी है। मैं तो सर दूसरा स्मार्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं, जैसे ड्रोन्स दिख रहे हैं मुझे, स्मार्ट फार्मिंग दिख रहे हैं। तो आने वाले समय में आपको क्या लगता है कि अपने विद्वान यहाँ बता सकते ज्यादा अच्छे से, लेकिन फिर भी ये बात मैं आपको कह सकता हूँ कि फूड इंडस्ट्री पे और क्रॉप का प्रॉपर उपयोग करने के लिए हमारी सरकार ने पूरा किसान का कृषि कल्याण वर्ष घोषित किया है। ये हमारी सरकार की किसानों के प्रति प्रतिबद्धता है कि हाँ, हमारे राज्य के अंदर ये और आगे बढ़ना चाहिए। और जैसे आपको मैं वैसे अब आपसे तो अपनी बात हो गई, दूसरे से मैं बात पूछना चाहता हूँ कि हम अपने किसानी करने के व्यवसाय से जुड़ते जुड़ते किसान की